आज 15 अगस्त है। आप सब लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाइयाँ। और इसके साथ ही इंडिपेंडेंस डे पे नेशनल एंथम के साथ आज की क्लास हम बिगिन करेंगे। ऑलराइट, तो ओके सर। चल जलधि तरंगम तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे जो गए जय गाता जनगर मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सर भारत माता की जय। सर ये साइक्लोन कहाँ से लगा दिया आपने? साइक्लोन आज पढ़ाना है, साइक्लोन पर स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स को आज बिगिन करेंगे। कई एक साइक्लोन्स को मैंने नोट्स कर तैयार किया है, मॉडर्न जो इधर मॉडर्न के नाम जो हाल ही में इधर साइक्लोन्स आए हैं। और उससे पहले साइक्लोन्स को बिगिन किया जाए, क्लास को बिगिन कर दिया जाए। आप लोग बहुत स्लो बहुत टाइम लगाते हैं क्लास में आने के लिए, और कल से आप लोग नेक्स्ट क्लास सर आपकी वॉइस नहीं समझ में आ रही, आप क्या बोल रहे हैं? आज इंडिपेंडेंस डे है और जब आजादी की बात होती है तो खुशी लगती है। सबसे पहली बात कि हाँ, आज 2020 और 1947 यानी 74 साल हो गए देश को आजादी। अब हम लोग प्लेटिनियम जुबली से 1 साल, बस थोड़ा सा इतना सा आता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर प्लेटिनियम जुबली भी मनाएंगे, और हो सकता है 15 अगस्त को हम सब लोग अगर साथ भी नेक्स्ट ईयर तो कोचिंग में एक अच्छे से कार्यक्रम करेंगे। इस बार तो कोरोना की वजह से घर में ही इसे मनाया जा रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम जा करके कोचिंग में भी ऑर्गेनाइज कर सकते थे, बट मैंने सोचा कि बेहतर है कि जितना हो सके कम से कम निकला जाए, क्योंकि जहाँ हम ये कह रहे हैं कि इस वायरस से बचने के लिए हमें कम से कम संपर्क करना चाहिए और आवश्यकता पर ही निकलना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि हम इसको एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाएं, तभी ये वास्तविक रूप से निकल के आएगा या पता चलेगा कि 15 अगस्त है। हम इसे दिल से भी सोचे तो 15 अगस्त है और आज हमारा देश आजाद हुआ था। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होगी कि 200 साल की गुलामी के बाद हम 74 साल आजाद भारत में रह चुके। 74 इयर्स हमने गुजार दिए, कम नहीं है 74 साल काफी बड़ा समय होता है। और इस 74 साल में हमने क्या पाया और क्या खोया। तो 74 साल पहले हमारे पास पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, हमने उसे खो दिया। सबसे पहली बात हमने खोया जो 2 अपने ही अंग थे उनसे हम दूर हो गए। इस 74 साल में 74 साल के सफर को देखा जाए तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान 3 देश बन गए। लेकिन अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो भारत से संबंधों की दृष्टिकोण से 74 साल बाद पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं हो पाए। यानी देश की आजादी से आज 74 साल बीत गए और पाकिस्तान से हमारा कटुता बना हुआ है। काफी अवसाद, 3 युद्ध हम उनके साथ लड़ चुके। कारगिल को जोड़ दे तो 4 युद्ध लड़े। बहुत दुख और तकलीफ की बात होता है कि हमने इतने युद्ध लड़े और आए दिन आज भी गोला बारूद चालू है और अपने ही घर के लोगों से हम झगड़ रहे हैं, तो दूसरों को हम क्या कहें। इसके अलावा आज हमारी स्थिति ये है कि बांग्लादेश भी अब हमारे से अब थोड़ा सा नाराज हो गया है, क्योंकि विगत गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए जैसे सीए का मसला, जिससे बांग्लादेश को दुख हुआ क्योंकि हमने उसमें बांग्लादेश से आए मुस्लिम्स का ऐड कर दिया, जिससे कि उन्हें भी दुख हुआ कि हमें भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जोड़ दिया। अफगानिस्तान भी इस बात को लेकर दुखी हुआ कि हम
एक भारत को मित्र राष्ट्र मानते हैं और उन्होंने भी हमें दोयाम दर्जे पे मुस्लिम दृष्टिकोण से दोयाम दर्जे पे लाकर रखा है। इस मामले को लेकर बड़ा तकलीफ होता है हमें कि हमने कहीं ना कहीं से बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो हमारे मित्र थे, मित्र राष्ट्र थे, उनको हमने दूर किया। अब यहाँ मित्रता के क्रम में नेपाल से भी हमारी तरकीब हो गई है, नेपाल भी हमसे दूर हो रहा है, क्योंकि अभी आपने हाल ही सुना कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो नेपाल में गए, उन्होंने बकायदे नेपाल नहीं किया, नेपाल को उनकी मित्रता बढ़ना हमारे लिए खतरा की बात है। और कुछ दिनों पहले नेपाल ने भी कुछ ऐसी बातें कही, जैसे कि उन्होंने अयोध्या को नील रूप से नहीं माना कि यहाँ से दृष्टिकोण से उन्होंने नेपाल को ही उसको माना। कई ऐसे डिस्प्यूटेड मैटर्स है जिससे पता चलता है कि नेपाल भी अब उनसे होता हुआ दिख रहा है। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ये 3 देशों के अलावा अगर हम दूर के देशों की बात करें, टर्की तो फिलहाल हमारे विरुद्ध होता ही चल रहा है। तो विश्व में एक समुदाय बन रहा है जो भारत विरोधी पैदा हो रहा है। तो भारत विरोधी होना ये दुख की बात है। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास नेगेटिव एस्पेक्ट्स इधर ज्यादा दिखाई देता है कि हमने विकास कम और विकास ये कह सकते हैं कि विकास उस दृष्टिकोण से नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे। 74 सालों में भारत एक सुपर पावर बन जाएगा, परंतु अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखती कि हमने सुपर पावर को गेन कर लिया और आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है कि हम सुपर पावर होंगे। सुपर पावर का मतलब है कि हम पूरे रूप से सक्षम हो जाए, सक्षम व्यक्ति बन जाए, देश में सक्षमता, हम इतने संपन्न हो कि अपने ही देश की आवश्यकताएं को पूरी कर सके और दूसरे देश की आवश्यकताएं या दूसरों की पीड़ा को भी समझ सके और विश्व वासुदेव कुटुंबकम की भावना से हमारी सोच विकसित हो सके और वैश्वीकरण की भावना से हम प्रबलित हो सके, विश्व को एक दृष्टिकोण से देखें और कहीं भी कोई कष्ट हो उसको दूर करने के लिए हम एक अवतरित देश के रूप में विकसित हो। परंतु हम अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम दूसरों की समस्याओं को कब निदान कर सकेंगे और कब हम वैश्विक विश्व गुरु के रूप में परिणत हो पाएंगे, ऐसा भी नहीं दिखाई देता है। जहां तक भारत की इस अन्य विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमने कुछ क्षेत्रों में जरूर विकास किया, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने विकास नहीं किया, विकास तो किया है। आज ये ऑनलाइन क्लास अगर हम आपके साथ दे रहे हैं तो 74 साल पहले ऐसी कोई कल्पना नहीं थी और आज इंटरनेट, संचार, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत काफी आगे बढ़ा है। विकास के दृष्टिकोण से आर्थिक रूप से हम सदृढ़ हुए हैं, लेकिन कंपैरेटिवली नहीं, विश्व की तुलना में हम बहुत सक्षम हो गए और विश्व की तुलना में जहां अमेरिका और चाइना काफी आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र हैं, वहां पे हम बहुत पीछे। इसके बाद अगर हम कम्युनिटी के दृष्टिकोण से देखें, समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो आए दिन पाकिस्तान और मुस्लिम और हिंदू ये अवसाद अभी भी, पाकिस्तान का कहना मुस्लिम हिंदू का अवसाद अभी भी हमारे अंदर ग्रसित है, क्योंकि आए दिन हम कम्युनिटी आधारित बहुत सी ऐसी घटनाएं होते हुए देखते हैं जिससे पता चलता है कि 75 साल, लगभग 74 साल के भारत और आज के भारत में अभी ये कम्युनलिज्म चीज जैसी चीजें समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी ये समाप्त नहीं हो पाई और इधर कुछ घटनाएं ऐसी जो कि इनको बढ़ाता हुआ दिल्ली बेंगलुरु कश्मीरी कश्मीर, बिल्कुल बेंगलुरु का मुद्दा अभी हमने देखा कि एक ऐसी घटना थी जिसमें यही बात समुदाय का कम्युनलिज्म पर बहुत प्रभावित है। इसके अलावा अगर हम कश्मीर के दृष्टिकोण से देखें तो 74 साल उनमें बीत रहा है, कश्मीर हमारे साथ विलय हुआ, लेकिन अभी तक हम दिल से नहीं छोड़ पाए और ऐसी कुछ भी स्थिति नहीं होती दिख रही है जिसमें कि अभी भी कश्मीर को हम बहुत अपना, बहुत कहा जाए तो सहृदय से स्वीकार करता हुआ देखें, पर क्या भी एक हमारी कमी है। कमियों के दृष्टिकोण से हम अन्य क्षेत्रों में देखें तो हमारी एग्रीकल्चर में भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, एजुकेशन भी, एजुकेशनल रेशियो को देखते हैं तो भी उतना आगे नहीं बढ़ा। इसलिए कई ऐसे स्टेप हैं जहां भी मजबूती की जरूरत है। अब प्रश्न होता है ये सब समस्या है, इनका निदान क्या है? तो इसका निदान क्या कोई सरकार है? क्या कोई सरकार आएगी और वो सुधार कर देगी? तो ऐसा सोचना एक पूरी कल्पना है। सरकार नहीं बल्कि देश के नागरिकों की सोच ही बदलाव ला सकती है। अगर नागरिक की सोच में बदलाव आएगा तभी अच्छे नागरिक उत्पन्न होंगे और आने वाला समाज अच्छे राजनीतिकों से होगा और फिर अच्छी सरकार भी बनेगी।
परंतु नागरिक की सुधारना एक और समय लगेगा। और नागरिक की सोच कैसे बदलेगी? नागरिक की सोच बदलेगी अच्छी स्कूलिंग से। और अच्छी स्कूलिंग कैसे हो सकती है? अच्छे टीचर से, अच्छे शिक्षकों से, और घर में अच्छे माहौल से, अच्छी माताओं से। तो ये नोटिस कर लीजिए कि अच्छा शिक्षक ही अच्छा समाज निर्मित कर सकता है। और इस दृष्टिकोण के लिए हम सब जुड़े हैं अच्छे शिक्षक बनाने के दृष्टिकोण से। या संस्थान में प्रिपरेशन कराता है तो उच्च शिक्षा में शिक्षक, और ये आप सब जो है एक दिन उच्च शिक्षा में शिक्षक बनेंगे तो आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा कि एटलीस्ट आप जब टीचर बनेंगे, आप जब प्रोफेसर बनेंगे, तो आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो इस देश में, समाज में हार्मनी को बिगाड़ेगा, डिसहार्मनी क्रिएट करेगी। और आप प्रयास करेंगे इस प्रकार से राष्ट्र के विकास के लिए, आप अपने स्टूडेंट्स को ऐसा ज्ञान देंगे जिससे ये अच्छे नागरिक उत्पन्न हो। तो ये कमिटमेंट करिए और अपने आप में आज की डेट से एक बेहतर शिक्षक बनने का प्रयास करना शुरू करें। तभी हम वास्तव में देखें तो एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो ये मैंने आज के मैसेज आप लोगों को दिया इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर। लेकिन मेरा एक मानना है कि कभी भी छुट्टी जैसी चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनाइज हॉलीडे नहीं करना चाहिए कि भाई आज छुट्टी है, आज इंडिपेंडेंस डे है तो हमें छुट्टी कर देना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे है तो इस बात को धारणा कीजिए कि आज हमें क्या करना है। अब हमें प्लानिंग करने का वक्त है। 74 साल में जो हम नहीं कर पाए, आगे आने वाले जीवन में हम क्या करें? हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से प्लानिंग करे, क्योंकि हम देश की प्लानिंग नहीं कर सकते, हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। हम अपनी प्लानिंग करें और हम अपनी कमियों को देखें। देश की या कमियां निकालना तो आसान है, पर क्या हम अपनी कमी को देख पाते हैं और अपनी कमियों को सुधार कर पाते हैं? तो प्लीज यह नोटिस करिए कि हमें अपनी कमी को निकालना है। हमारी अपनी क्या कमी है? हमारी अपनी कमी है कि हम कमिटमेंट करते हैं पर उसको निभा नहीं पाते। हमारी अपनी कमी है कि हम प्लानिंग बनाते हैं लेकिन उस पर चल नहीं पाते। हमारी अपनी कमी है कि हम दूरदर्शिता का अभाव रखते हैं। हमारी अपनी कमी है कि हम समय का सदुपयोग नहीं करते। हमारी अपनी कमी है कि हम मेहनत बहुत कम करते हैं। हमारी अपनी कमी है कि हम आस्था और धर्म पे ज्यादा विश्वास करते हैं और कर्म पर कम विश्वास करते हैं। इन कमियों पे पहले उजागर करें और कर्म करने पर बल दें। इस वर्ष सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कर्म करना। और प्लानिंग बनाइए और प्लानिंग बना करके उसके तहत काम करना शुरू कर दीजिए। तो मेरा आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आज की डेट से कमिटमेंट बांधना शुरू कर दीजिए। कमिटमेंट कि भाई मुझे इतनी अवधि तक ये कार्य करना है। तो मैंने आपको पहले काउंसलिंग क्लास में भी बताया है कि कमिटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कमिटमेंट करिए और उस कमिटमेंट पे चल दीजिए। पहली बात तो कमिटमेंट करने से पहले 200 बार सोचिए। कमिटमेंट एक बार करिए तो एक बार भी मत सोचिए। ये नोटिस कर लीजिए कि कमिटमेंट एक बार कर लिया तो ये मत सोचिए कि क्या ये रास्ता जो चुना है गलत है। अगर ये आप बार बार सोचेंगे तो कभी भी रास्ते पर खड़े नहीं उतर पाएंगे और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा कमिटमेंट करके उस पर चलने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो कमिट कर लीजिए, आज से कमिट करिए कि साहब मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अब तो बनना है, यानी नेट करके केवल नेट की डिग्री लेकर बैठना है, या ये नहीं बताना है दुनिया को कि हम नेट हो गए। बस अपनी वाहवाही लूटना कि साहब हम नेट क्वालिफाइड हैं, परंतु सिस्टम इतना खराब है कि नौकरी नहीं लग पा रही है, परंतु ऐसे भ्रष्टाचारी इसलिए नौकरी नहीं लग पा रही है। ये मान सकता हूं कि करप्शन है पर 100% नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन 100% करप्शन हो जाएगा देश में अगली क्रांति आ जाएगी और फिर से नया संविधान लिख दिया जाएगा। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया, 100% करप्शन नहीं है। अगर 1% भी सिलेक्शन क्वाइटली हो रहा है तो मेरा जरूर। और इस दृष्टिकोण से आप प्रयास करिए, अपना पूरा मेहनत कीजिए, लक्ष्य को बनाइए। लक्ष्य बना करके टारगेट कर लीजिए कि साहब हमें हर हाल में सफल होना ही होना है, और इसके तहत आज ही से काम करना शुरू कर दीजिए। आज से लग जाइए और एक टारगेट बना करके काम करिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अब 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, साल का कोई मतलब नहीं है। समय हमें देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अब जितना भी समय लगे उस पर रुकना नहीं। तो ये टारगेट बना के काम करिए नहीं है, और
और फिर इसके साथ आप सफल हो जाएंगे। आज जो कठिनाइयां आपके सामने हैं वो कल नहीं है, और जो परेशानियां हमने झेली वो हमारे आने वाले जनरेशन ना झेले। इस बात को सोच करके काम करिए, नहीं आपको सिर्फ आराम ही अच्छा लगे। आप हर समय बस विश्राम और आइडियल पोजीशन में रहना चाहेंगे तो प्लीज रिलैक्स पोजीशन से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, श्रम करिए, मेहनत करिए और लक्ष्य को प्राप्त करिए। ठीक है, तो आज से आपको ऐसा डिटर्मिनेशन करना है। क्लियर स्नेहा, क्लियर दीपक? ओके, यस सर। ठीक है। तो क्या रहे हैं अब रेलवे का भी ये निजीकरण करने जा रहे हैं, तो इसका बहुत विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है आप निजीकरण नहीं करके बल्कि सुधारीकरण कर सकते। सुधारीकरण करिए, बिल्कुल यही चीज मैं भी कह रही थी। आप निजीकरण ना करिए, आप अपने प्रबंध तंत्र में सुधार कीजिए। आपने सरकारी चीजें दी, अब आगे नौकरियां नहीं होंगी, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं होंगी, और होंगी भी तो वो कितनी सैलरी देंगी, कितना प्रेशर बंदे एक आदमी के ऊपर आएगा, इसके नुकसान भी कितनी है, कितने ज्यादा है। भाई आप एक तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में आप पूरी व्यवस्था दे दे रहे हो। सरदार पटेल ने सारी रियासतों को मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण करने का एक सपना बनाया था। आप क्या कर रहे हो, उसको तो विखंडित कर रहे हो। तो ये तरीके से ये गलत है। बिल्कुल, बहुत बहुत गलत है। बिल्कुल हम ये मानते हैं कि अगर आप धीरे धीरे ऐसी प्रक्रिया को फॉलो रखेंगे, निजीकरण, चलिए निजीकरण से एक लाभ दिखाई देता है। अगर हम निजीकरण पे डिस्कस करें तो दो बातें दिखाई देती हैं। एक तरफ लाभ दिखाई देता है, वो ये दिखता है कि तुरंत व्यवस्था में सुधार दिखाई देगा, क्योंकि प्राइवेट पर्सन जो आएगा वो इकोनॉमिक बेनिफिट के दृष्टिकोण से तुरंत सख्ती पैदा करेगा। ऑफिसर्स बहुत सख्त हो जाएंगे और किसी भी तरीके से कोई बेईमानी से ट्रेन में नहीं बैठ सकेगा, ट्रेन में वही जा सकेगा जब टिकट पेड है। हर हाल में कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति पर ये चीज सर सरकारी तंत्र में भी की जा सकती है। ये चीज सरकारी तंत्र में ना करना नामुमकिन नहीं है। आप सरकारी तंत्र के रूल्स को आप टफ करिए। प्रश्न मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मैंने पहले पक्ष और विपक्ष की बात करें, प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में ये चीजें देखी गई है कि प्राइवेट व्यक्ति बिजनेस को बेनिफिट के दृष्टिकोण से वो काम करेगा, उसका वो बिजनेस होगा, वो इन्वेस्ट करेगा, तो आउटपुट लेना चाहेगा, और उसके बाद आज जो आपको आराम से ट्रेन में आप चले जा रहे हो, रिजर्वेशन वगैरह तमाम चीजें घोटाला वगैरह वो बंद हो जाएगा। और सुधार भी कई प्रकार से होगी, क्योंकि जब वो पैसे आपसे देगा तो फिर आपको बेनिफिट चाहिए, तो जाहिर सी बात है जनरल बोगी भी सुधार वाला होगा, लिमिटेड पीपल्स बैठेंगे, आराम से बैठने की जगह मिलेगी, बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा, सुपर बदलाव होगा, बहुत अच्छी सिचुएशन आ जाएगी। बहुत अच्छी सिचुएशन जनता के दृष्टिकोण से आ जाएगी, जनता को बहुत सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि प्राइवेट पर्सन सुविधा देगा। टाटा का अगर रेल है, टाटा का ट्रेन, टाटा वाला ट्रेन नहीं भैया अंबानी वाले ट्रेन पे जाएंगे, मतलब अडानी वाले ट्रेन पे जाएंगे। तो जैसे आज हवाई जहाज में हमको दिखता है सुविधाएं, वैसे हमें ये रेलवे में भी सुविधाएं दिखती नहीं, क्योंकि आप हवाई जहाज में आप जब सफर करते हो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आपको आनंद मिलता है हवाई जहाज में। सारी चीजें आप बैठे रहते हो तो आपको वहीं ऊपर ऊपर हवा में खाना मिल रहा होता है, पानी मिल रहा है, चाय मिल रहा होता है, बड़ा कंफर्टेबल लगता है, खूब आनंद जैसी स्थिति होती है जब हवाई जहाज में आप होते हो। लेकिन अगर सिर्फ सरकार की हवाई जहाज होती तो शायद कुछ ही लोग ट्रेवल कर पाते, और नहीं तो आज ये है कि सस्ते से लेके महंगी तक हर प्रकार से आपको टिकट बुकिंग हो जाती है। बहुत सुविधाएं, 3000 रुपए में भी आप बैंगलोर जा सकते हो, 2000 रुपए में दिल्ली जा सकते हो। ये सारी चीजें इतनी सरल हो गई जब प्राइवेटाइजेशन हुआ। जनता के हित के लिए बहुत अच्छा होगा प्राइवेटाइजेशन। इस दृष्टिकोण से रेलवे भी बहुत सस्ता भी हो सकता है, सुविधा युक्त भी हो सकता है, बढ़िया भी होगा, अच्छा आपको वातावरण मिलेगा, बहुत विकास भी होगा। पर कम बैक अगेन टू द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक हब एक व्यक्ति के पास और दूसरे दृष्टिकोण से जनता को अहित होगा। ये कैसा? जैसे ही कोई कैलेमिटी आएगी, जैसे आज एक कैलेमिटी आई हमारे सामने, क्राइसिस आई है, सरकार ने दिखा दिया ठेका, मेरे पास पैसा नहीं। सरकार ने कह दिया हमारे पास पैसा नहीं है, वी डोंट हैव सो मच मनी टू डू। तो पैसा नहीं है साहब, ये कहना सरकार ने शुरू कर दिया। अब पैसा नहीं है, वो हमारी बुनियादी सुविधाओं को नहीं प्रदान कर सकते। ऐसी सब सिचुएशन में अब हम प्रॉब्लम की क्राइसिस में आ गए। अब सरकार ने अगर ये सारी चीजें अपने एसेट में रखा होता और प्रश्न मुद्दे पे आए तो बेनिफिट होगा सरकार को। सरकार के पास पैसा आएगा तो सड़कें बनेंगी, सरकार के पास पैसा आएगा तो नल लगेंगे, सरकार के पास पैसा आएगा तो बिजली का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होगा, सरकार के पास पैसा आएगा तो वेलफेयर
के दृष्टिकोण से जनता को बेनिफिट मिलेगा, सरकार के पास पैसा आएगा तो मनरेगा नरेगा और बहुत से ऐसी स्कीम्स बनेंगी जो जनता को डायरेक्टली लाभ देंगी। सरकारी उपक्रम में सरकारी नौकरी रहेगी, प्राइवेट उपक्रम में सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। कल ऐसा हो जाएगा कि सरकारी नौकरी जैसी चीज खत्म हो जाएगी, सरकार की समस्या ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, ना रहेगी सरकारी नौकरी, ना माफ होगी सरकारी नौकरी। अभी सर 40,000 रुपए एक बंदा पा रहा है, फिर वो 20,000 रुपए में रखे ना, 40,000 में 2 बंदे रखेंगे, 20,000 में सरकार को पैसा भी तो कम देना पड़ेगा ना। सीधी बात है, वो सरकारी नौकरी खत्म, अभी तो पेंशन खत्म हो गया, पेंशन तो 2011 के बाद ही खत्म हो गया ना, 2011 के बाद तो पेंशन है ही नहीं। अब हम लोग जो सरकारी नौकरी में आएंगे तो हम लोग को कहाँ पेंशन है? सरकारी नौकरी में पेंशन खत्म, अब आप अपना कुछ फंड कराओ। अभी रेलवे का हॉस्पिटल था, ठीक है, अब रेलवे प्राइवेट हो जाएगा, रेलवे का हॉस्पिटल नहीं रह जाएगा, रेलवे का हॉस्पिटल खत्म हो जाएगा। अब आप अपना इंश्योरेंस लो तो हेल्थ इंश्योरेंस वालों की कंपनी की चांदी आएगी, हेल्थ इंश्योरेंस वाले कमाएंगे, प्राइवेट आदमी कमाना शुरू करेगा। और इससे एक चीज होगा कि भारत में कई उद्योगपति और कई पूंजीपति विकसित हो जाएंगे, और सबसे बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा, और छोटे छोटे ढेर सारे पूंजीपति पैदा हो जाएंगे, और ये सारे पूंजीपति पैसा हब करेंगे, और फिर जो आज की स्थिति है वही स्थिति और विकट हो जाएगी। आज की स्थिति ऐसा है कि देश का 70% पैसा 30% लोगों के पास रखा हुआ है, और फिर कल और ये विकट स्थिति हो जाएगी, 99% पैसा 1% लोगों के पास हो जाएगा, फिर बाकी के 99% लोग 1% पैसे पे जिएंगे। तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ नौकर और स्लेवरी दिखाई देगी, क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा तो व्यक्ति करेगा क्या? और हर व्यक्ति बराबर का इंटेलेक्चुअल है नहीं कि सभी लोग बड़ी बड़ी नौकरियां पा जाएंगे, और प्राइवेट उपक्रम बेस्ट पर्सन को रखेगी, और कुछ समय के बाद उसे, जब उसमें एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, यानी उसे चूज कर उसे, यानी वो कहेगा कि भाई अब आप में क्षमता नहीं है, अब आप जाओ। सरकार तो एक बार ये देखती है, ह्यूमैनिटी के दृष्टिकोण से सोचती है कि चलो भाई 60 साल तक की नौकरी दे दिया है, लेकिन प्राइवेट उपक्रम कहेगा 40 साल के बाद आपका हेल्थ चेकअप करेंगे, आप कमजोर नजर आ रहे हैं, आप रेगुलर काम नहीं कर पा रहे हैं, आप जाइए, हम युवा को रख लेंगे, आपको ज्यादा सैलरी देना पड़ रहा है, हम युवा को रख लेंगे। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में क्या होगा कि 40 से 50 साल के लोग कहाँ होंगे? युवाओं के ऊपर, नए युवाओं के ऊपर, अपने ही बच्चों के ऊपर आश्रित, और फिर युवा के ऊपर दायित्व पड़ जाएगा, और वृद्धाश्रम पड़ जाएंगे। तो एक ही काम करेंगे कि वृद्धाश्रम का भी इंश्योरेंस करा लेंगे कि भैया 40 के बाद वृद्धाश्रम में जाएंगे तो कम से कम खाना पीएंगे। बड़ी दुर्गति होगी, बहुत खराब हो रहा है, और आई टोटली कंडेम टू दिस पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। मैं सजेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को कि वो प्राइवेटाइजेशन क्यों ना जाए। मैं गवर्नमेंट का विरोधी नहीं, गवर्नमेंट को बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि और सब गवर्नमेंट से एक बेहतर गवर्नमेंट आई है। इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी इतनी सक्सेस नहीं थी जितना कि सक्सेस है, और फुल मेजॉरिटी के साथ, अच्छी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट आई है। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट के लोग भी बुरे नहीं है, वो भी ऐसे लोग हैं जो नीचे से ऊपर गए हुए हैं, हम उन सब लोगों को पसंद करते हैं, हमने ही वोट दिया है, हमने ही गवर्नमेंट बनाई है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और की गवर्नमेंट है, हमारी ही गवर्नमेंट है। पर गवर्नमेंट जिस सिद्धांतों के साथ निर्मित हुई उन सिद्धांतों को ध्यान दे। आज प्रधानमंत्री जी का भाषण हमने सुना, उन्होंने कहा कि इससे पहले का जो मेरा सेशन था 5 वर्षों का, वो आवश्यकताओं की पूर्ति का सेशन था, और अब आकांक्षाओं की पूर्ति का सेशन चल रहा है। यानी ये जो 5 वर्ष है ये आकांक्षाओं की पूर्ति के हैं, और इससे पहले के 5 वर्ष आवश्यकताओं की पूर्ति। तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अभी भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है, इसलिए आप आवश्यकताओं की पूर्ति को ढिलाई मत करें, अभी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति और करें, हम आपकी आवश्यकताएं और आकांक्षाओं की पूर्ति आगे करते रहेंगे, आपकी पार्टी की आकांक्षाएं करते रहेंगे। हम जानते हैं कि हर आदमी आकांक्षा बनाता है, आपकी सरकार में रहने की आकांक्षा है, मैं अगले 50 साल आपकी सरकार बना दूंगा, लेकिन पहले आप हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारा जो ये देश के लोग हैं, इनका विकास करिए, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करिए। अभी 5 साल बीत गया और हायर एजुकेशन में वैकेंसीज नहीं आई हैं, तो प्लीज ये बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई है, पहले वो सब निकालिए, करिए, लोगों को सिलेक्शन दिलाइए, लोग खुश हो, ना कि पकौड़े तलने पे मजबूर हो जाए। पकौड़ा तलना भी व्यापार है, चाय बेचना भी व्यापार है, यह गलत नहीं है, परंतु मजबूरी का व्यापार है, और इंटेलेक्चुअल पीपल्स पकौड़ा नहीं तलना चाहिए।
इंटेलेक्चुअल पीपल चाय नहीं बेचना चाहते, तो इंटेलेक्चुअल के अनुसार उसको इनाम मिलता है। जो क्वालिटी वाला व्यक्ति है वो क्वालिटी के वर्क करना चाहता है, और जो उसी हिसाब से लो क्वालिटी पे जाता है वो ऑटोमेटिकली पकौड़ा तल लेगा, चाय बेच देगा। जिसमें जितनी श्रम करने की क्षमता है उतना वो इनाम पाए, उसका वो हकदार है। तो श्रम तो कर ले रहा है, नेट तो हो जा रहा है, पीएचडी तो कर ले रहा है, परंतु वैकेंसी नहीं आ रही है, इनाम नहीं मिल रहा है। मजबूरी में फिर वो पकौड़ा अगर करेगा तो उसकी आत्मा रोएगी, वो तकलीफ में होगा, तो वो नहीं आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति कर पाएगा और नहीं अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर पाएगा। तो प्लीज थिंक फॉर दैट। आप लोगों को श्रमिक बनाने पर बल मत दीजिए, वो अपने आप ही जो लोअर क्रम के लोग होंगे वो श्रमिक बन जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आप कुछ ऐसा करें, इस प्रकार से करें जो हमने आपसे अपेक्षा की है, उस प्रकार से आप देश के लिए कुछ योजनाएं बनाएं जिससे कि सभी को रास्ता सुलभ हो सके और सभी पहले अपनी बेसिक नीड्स को पूर्ति कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रधानमंत्री जी के भाषण में कई अच्छी बातें लगी, लेकिन कई बातें जो हमें क्लेम हुआ वो हमने सोचा कि हम अपनी बातों को किसके सामने रख सकते हैं, और हम अपनी बातों को आपके सामने रख सकते हैं, अपनी बातों को आपको मैं कह रहा हूँ, और यही सोच करके कि आगे आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि हम अपने आप में क्या कर सकते हैं, सरकार को नहीं बदल सकते। मैंने शुरुआत तो में यही कहा था कि हम अपने आप को बदलें, यही बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो मैं अगर आपको नेटवर्क में आवाज आ रही जीरो कृति 2 दीपक। अब दीपक आपकी बात यस सर रहेगी और आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने। सवाना घास कहाँ सर अफ्रीका में। सही जवाब दिया। क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन क्या था सर? कितना इजी था। Justice should be done, sir. भाग्य होता है, भाग्य हमारा बहुत खराब है। अगला क्वेश्चन, एनवायरमेंट टैब के मुताबिक गंगा का पानी किस कैटेगरी में रखा गया है? गंगा और यमुना का पानी किस कैटेगरी में रखा गया है? जवाब सर नहीं मालूम। नहीं पता? कोई बताएगा? नहीं। कोई जवाब देगा? सर एफ ई में है शायद सर। एफ सर सी सर लास्ट में एकदम सर गंदा है बहुत सर, ई में ही होगा। जीवों के लिए है, मतलब इंसानों के लिए नहीं रह गया, जीव जंतुओं के लिए रह गया। शायद सी कैटेगरी है। हमें भी सी ही याद आ रहा है बट वो कंफ्यूज कर दिया। बहुत गंदा है सर, तो यही है। सी कैटेगरी डी है आंसर। यस सर, कैटेगरी में सर। डी कैटेगरी डी में सर, डी में है। डी डी में है। चलिए आपकी बात। अंशु आपको आवाज आ रही है हमारी? अंशु आ रही है? चलिए, अंशु जो है वो लगता है कि नाश्ता करने गए हुए हैं। नाश्ता नहीं, खाना सर। खाना सर, लंच का टाइम हो गया है। ऑनलाइन क्लास में
क्लास लेते रहो। जो क्लास लेने वाला जो टीचर है उसके सामने तो वो रिलैक्स नहीं है, तो उतनी मेहनत कर। लेकिन जो बच्चे क्लास ले रहे हैं वो आराम से बैठे बैठे जब उनका मन है वो कहते हैं खराब है। सर इसीलिए सर ज्यादा कंफर्ट की आदत नहीं होनी चाहिए सर, इसीलिए हमको ये ऑनलाइन सर नहीं पसंद है। अभी सर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और नेटवर्क है सर, तो वही चल रहा है अभी। ऑनलाइन क्लास तो मैं अब लाइक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर कंफर्टेबिलिटी बहुत है, लोग रिलैक्स बहुत ज्यादा ही सर, बहुत कम, बहुत कम लोग जो है बिल्कुल रेगुलर हैं। अब देखिए ना, लगभग इस क्लास में 60 बच्चे हैं और 60 सर मेरी एक टीचर है सर, मैंने जहाँ से एमएड किया है, तो वो भी सर ऑनलाइन क्लास आपके लिए कह रही थी। हमने उनको बताया था आपका कि हम आपसे ले रहे हैं क्लास, तो वो भी करना चाह रही, तो हमने उनको आपका नंबर दे दिया है, तो वो आज आपको कांटेक्ट करेंगी। हाँ तो उन्हें टाइम भी दे दो, जैसे सुबह से जितने कॉल आ रहे हैं मैंने पिकअप कर रहा हूँ। तो क्लास के टाइम में कोई कॉल नहीं पिकअप कर, शाम को मैं जब खाली होगा 7 बजे के बाद, सुबह से लेकर शाम तक क्लास है। शाम को? हाँ शाम को 7 बजे के बाद खाली। आज के ओके सर। चलिए तो मैं अब स्टार्ट करूं क्लास को। अंशु नहीं आ रहे हैं, अंशु लगता है सो गए हैं, क्लास में है। और सर रुचि भी तो थी, चली गई वो। अच्छा चली गई। रुचि कल भी आज भी नहीं आई और परसों खाना बना रही थी। तो अब यही बात है ना कि हम तो भैया लगातार क्लास ले रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं, खड़े हैं, बोल रहे हैं, गला पी रहे हैं। सर खाना बना के तो हम भी आए हैं, 5 मिनट लेट हो गए थे पर ली क्लास। बाकी सब लोग जो है वो आराम की समस्या ग्रसित है, आराम की समस्या है। समस्या जो फर्स्ट पोजीशन आई वो स्नेहा की आई है। स्नेहा गॉट 4 पॉइंट्स। थैंक यू सर। ये कांग्रेचुलेशंस। ये थैंक यू। कृति और दीपक दोनों टाई कर गए हैं, तो कृति और दीपक दोनों से एक एक प्रश्न किया जाए, जिससे सर उसी को जिता दीजिए सर। तो दीपक आपसे फिर एक प्रश्न किया जा रहा है, सो आप समझ के भी आप सर दीपक का म्यूट है। दीपक म्यूट है। दीपक आप म्यूट करो। बेस्ट ऑफ लक। हम कुछ नहीं बने सर, अपने क्वेश्चन ठीक है। मेरा जबी का सबसे बेस्ट है। सर हम देर से कुछ नहीं कर रहे हैं। सधा हुआ रहेगा। चलिए क्वेश्चन बहुत जरा मुश्किल नहीं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है सीएफसी प्रयोग की संस्तुति किस संधि के तहत हुई? कौन सा सर? हम बताएंगे सर, मेरा नंबर जोड़ दीजिएगा। सर आवाज समझ में नहीं आ रही है। सीएफसी के प्रयोग की संस्तुति, द रिकमेंडेशन फॉर द यूज ऑफ सीएफसी किस संधि के तहत हुई? सर रिकमेंडेशन बोले हैं आप? हाँ रिकमेंडेशन। दीपक नहीं पता। अनम्यूट करो। जी सर। सर नहीं मालूम है। नहीं मालूम? नहीं। क्या जवाब दोगी? सर मैं दूंगा सर। पता है, जबी को पता है सर, उसका नंबर नोट लीजिए। बोलो जबी। कृति जवाब तो देखो मत, कहाँ क्या है देखने में ना लगे। अरे सर हम देख ही नहीं, सर आवाज कट रही है। सर एक तो रिकमेंडेशन वर्ड नहीं समझ में आ रहा मुझे। सर सीएफसी का रिकमेंडेशन किसने किया ये पूछ रहे हैं? यस। सर नहीं पता।
चलो बहुत खुदा निकला। समझ ही नहीं आ रहा था, सब चिल्ला रहे थे। जबीन कर दो। सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सर, यस सर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सर, अभी भी 1970। सर जबी विनर सर अब है। 3 लोग टाइप पे हो। ठीक है। नहीं सर, अब 3 लोग टाइप पे हैं, अब फिर एक और क्वेश्चन पूछिए। सभी को पॉइंट देने के बाद फिर एक बार वही सिचुएशन पहुंच जाएगी। मान लीजिए हम सभी में एट 2 पॉइंट जोड़ दे तो अभी भी 3 लोग 2 पॉइंट पे अटके हैं। यस सर। वही सर, एक क्वेश्चन और पूछिए। एक क्वेश्चन और सिचुएशन को क्लियर करने के लिए, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन 3 लोगों से हो गया ये क्वेश्चन, जबी, कृति, दीपक, और जिसे ये क्वेश्चन का आंसर पता हो वो यस बोलेगा। यस, ठीक है? यस सर। यस बोलिए। यस सर। हाँ, फिर मैं पूछूंगा आपसे। चलिए बताइए, जी सर। ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत इंडस्ट्रियल क्षेत्र में डे टाइम में कितना डेसिबल तक होता है? सर डेटा बताना इसका। डे और नाइट में इनका वो बताना है। ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत कितना डेसिबल डे टाइम में रहता है? और जिसको पता हो यस बोले। दीपक म्यूट को हटाओ। सर मैं बताऊं? नहीं, रुक जाओ। अंतर बताना है। जो भी जवाब देना चाहते हो, दो जवाब। हेलो सर, हाँ, दो। इसका अंतर बताना है। नहीं, अंतर नहीं बताना है आपको, ये बताना है डेसिबल यूनिट जितना डे जी टाइम सर। इंडस्ट्रियल जोन में पाया जाता है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। डेसिबल इंडस्ट्रियल जोन में कितना पाया जाता है? हाँ, इंडस्ट्रियल जोन में कितना डेसिबल पाया जाता है। अगर आपको जवाब पता है यस बोलिए। यस सर थोड़ा वाला सर पता यस है। सर। जवाब तो जरूर। सर 75 70। बिल्कुल बिल्कुल सही का 75 पाया जाता है। और डे में होता है 75 और नाइट में होता है 70। यस सर। 70 होता है, ठीक है, डे टाइम में। तो दैट इज आंसर इज जबी को मान लिया सर जाए। दो, जबी सर दो और मिला सर। क्वेश्चन ही रहेगी क्योंकि आपको कई टर्न मिलेंगे, ठीक है ना? इस प्रकार यस से आप सेकंड और बाकी सब थर्ड और स्नेहा फर्स्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर फर्स्ट सेकंड में करवा दीजिए एक और। अच्छा, अच्छा बढ़ा दीजिए, अपन पूछिए। सर अब बढ़ा दीजिए सर प्लीज। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टर्न पे तुम करना मेरे साथ कंपटीशन, ओके? नेक्स्ट टर्न पे फिर से सर सबसे सेटिस्फाई हम मैं। सर इसका आंसर भी मुझे पता था, आप मुझे भी दीजिए फिर 2 नंबर। मैंने भी यस बोला था। टेस्ट इज ओवर नाउ, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। बहुत देर हो गई आज। ओके सर। टू द क्लास। भूख भी लग रही है। मैंने चक्रवात के ऊपर कल आपको पढ़ाया था। जी यस सर। डील करेंगे चक्रवात और चक्रवात से जुड़े हुए। सर पीडीएफ नहीं सेंड किया था, आज कर दीजिएगा। आज हो जाएगा, आज आपको पूरा पीडीएफ भेज सकता हूं। चक्रवात एक चैप्टर है, उसका एक पूरा पीडीएफ ठीक है। तो मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं आप लोग के सामने। मैंने कल आपको चक्रवात के विषय में पढ़ाया और एक बार पुनः इस रिवीजन के साथ। चक्रवात क्या है? चक्रवात के विषय में मैंने बताया, केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता है। तो डायग्राम बना दूं।
मैंने कल ही आपको बताया था कि हाई प्रेशर जो है बाहर बिल्ड होता है और अंदर लो प्रेशर बिल्ड हो जाता है। इसकी वजह से हवाएं जो हैं वो ठंड हवाओं को घुमाना शुरू करती हैं और बाहर से गर्म हवाएं ठंड हवाओं को नचाती हैं, जिससे कि गर्म हवा ठंड हवा की ओर प्रवेश करके वाटर ड्रॉपलेट्स को लेकर संपूर्ण और कहा जाए सैचुरेट होने का प्रयास करता है। इसी क्रम में हवाओं का एक बड़ी राशि में जब ये क्रम होता है तो ये हवाएं हवा खा के धक्का खाते हुए भूमि पे आती हैं और तूफान के रूप में दिखाई देता है। अगर समुद्र में है तो बड़ी बड़ी लहरें उठना शुरू होती हैं, जिससे कि भयंकर तूफान के रूप में किनारे पर यानी कोस्टल रीजन पर बड़ी जनहानि देखने को मिलता है। और ये अक्सर ये प्रक्रिया एक नेचुरल प्रक्रिया है और ऐसा नहीं है कि ये कभी होगा, ये हमेशा होता है और इसी की वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षण होता है और बारिश भी होती है। तो ये कॉमन फिनोमेना है, ये होता है और ये कहा जाए तो ये नेचुरली फॉर्मेशन है जो मौसम के बदलने के साथ होना ही है। इसको इसके साथ ये नहीं कहा जा सकता कि ये कभी होगा कभी नहीं होगा। लगभग हर साल इसे देखा जाता है और लगभग एक दो नहीं, लगभग 170, 180, 200, लगभग विश्व में 200-250 साइक्लोन एक साथ में आ रहे हैं। अब वो हैरिकेन के रूप में, टाइफून के रूप में, टॉर्नेडो के रूप में पूरे विश्व में टहल रहे हैं। अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर ये होना बंद हो जाए तो बादल बनना बंद हो जाएगा, फिर पानी बरसना बंद हो जाएगा तो सूखा पड़ जाएगा। तो इसका एक प्रकार से बड़ा उपयोग है, बड़ा यूज है कि प्राकृतिक घटना। हाँ, जब ये स्थिति ज्यादा हो जाती है, हवाएं बहुत धीरे गति से चलती हैं, मीट पर आ जाती हैं, तो ये भारी तूफान के रूप में बदल जाता है और काफी बड़ा नुकसान करता है, क्रिएट करता है। अब बात करते हैं इन तूफानों के नामकरण की, कि कैसे इनका नाम पड़ा। नामों की बात क्योंकि अक्सर आप सुनते हैं कि कैटरीना तूफान आई, वेमला तूफान आया, ठीक है। अब ये अलग अलग नाम से होता है। हरिकेन के नाम एलेन हरिकेन आया, कैटरीना का तूफान से माहे तूफान आया, सागर तूफान आया, हेलेन तूफान आया, हुदहुद तूफान आया। तो ये अलग अलग नाम, तो इन नाम के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, तो मैं आपको जो स्टडी कराऊंगा सबसे पहले नोमेनक्लेचर की, इनका नाम पढ़ने की क्या प्रक्रिया रही, और फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तूफान जो इधर तरफ कुछ वर्षों में लगातार आए। ठीक है, तो चलते हैं सीधा स्क्रीन शेयर करते हुए और 2 मिनट की ब्रेक लूंगा और फिर इसके बाद वीडियो करूंगा। सर एक बार फिर बता दीजिए सर। क्षेत्रीय संख्याएं जो आपने 5 बताई हैं सर, इसमें जो आपने आरए बताया है, आरए के जो 3 बताए अलग अलग, उसमें फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ करके आपने लिखा है, वो क्या है? चलिए मैं आपको इसको फिर से समझा देता हूँ, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो चक्रवात नामकरण की आज अध्ययन कराते हैं। चक्रवात नामकरण क्या है? तो पहली बात तो चक्रवातों का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे जो प्रक्रिया थी वो थी सैटेलाइट्स का उपग्रह होना, उपग्रहों का विकास होना। क्योंकि पूर्व में हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं होती थी, कोई जानकारी लेने का माध्यम नहीं होता था कि तूफान कैसे आएंगे, लेकिन विज्ञान के विकास के साथ साथ तूफानों की जानकारी के दृष्टिकोण से उपग्रहों ने हमें सूचना देना शुरू कर दिया, जिसके तहत 1963 में संयुक्त राज्य मौसम सेवा विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से महिला नामों पे आधारित तूफानों की नामकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिसमें 60 से 70 के दशक में महिला उदारवादी संगठनों द्वारा विरोध के परिणाम स्वरूप 1978 से पुरुष नामों को भी सम्मिलित किया जाने लगा। क्योंकि भाई ये बात गलत थी कि महिलाएं की स्वभाव कटु होता है और इस दृष्टिकोण से उनमें गुस्सा अधिक देखा जाता है, तो उन्हीं पर आधारित नाम रखा जाने लगा जो कि हुआ, और इसके तहत बाद में चलते हुए पुरुष नामों को भी उसमें सम्मिलित किया गया। भारतीय समुद्री क्षेत्रों की बात करें तो इस क्षेत्र में चक्रवात का नामकरण की प्रक्रिया की शुरुआत सन 2000 से मानी गई और सन 2004 से नामकरण का संयुक्त फॉर्मूला तैयार किया गया, जिसके तहत इस क्षेत्र में 8 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड अपने अनुसार नाम को सुझाते हैं जो उनके क्षेत्र में तूफान को बचने के अनुसार रखा जाता है। तो अब भारत के यहाँ पे ये क्रम में रखा गया है, जैसे मालदीव भारत है, मालदीव से म्यांमार है, ओमान है, बांग्लादेश है, ये एक क्रम है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, मालदीव है, ओमान है, पाकिस्तान, श्रीलंका है, थाईलैंड, ये क्रम है
अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको बना दिया गया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया गया है। जैसे बांग्लादेश ने जो नाम सुझाया वो नाम यहाँ रख दिया, इंडिया ने मान लीजिए सूर्य सुझाया, सूर्य, सबने अपने 7-8 नाम सुझा दिए। मान लीजिए बांग्लादेश एक्स वाई जेड एन के सुझा दिए, सूर्य मेघ ब्रह्मा, इस तरह से 5-7 नाम सुझा दिए। म्यांमार ने सुझा दिया, मालदीव ने सुझा दिया, ओमान ने हुदहुद ऐसे करते हुए अपने नाम सुझा दिए। पाकिस्तान ने भी 3 नरगिस ऐसे सुझा दिया, श्रीलंका ने भी मानसीन ऐसे करके सुझा दिया, थाईलैंड ने भी अपना 4-5 नाम सुझा दिया। ठीक है, अब इस क्रम में क्या है, हमें मान लीजिए कि अभी जो तूफान आया वो हुदहुद आया, अब अगला जो है वो मान लीजिए फेलिना, तो पहले से पता है कि अब अगला तूफान फेलिना, हिंद महासागर में जो अगला तूफान उपजेगा उसका नाम फेलिना होगा, हिंद महासागर में अब अगला नाम मानसून होगा, हिंद महासागर में अगला नाम मेघ होगा। अब वो भले ही अरब सागर में मालदीव के पास पनपा, ठीक है, परंतु वो भारत का नाम आने वाला है, यानी अब की बार जो नाम होगा वो सागर होगा, भले वो सागर यहाँ हो जाओ। अब हुदहुद है, ओमान द्वारा सुझाया गया था, लेकिन वो हिंद महासागर में सबसे ज्यादा भारत को नुकसान पहुंचाता है, तो वो भले ही ओमान ने सुझाया था लेकिन वो भारत को प्रभावित करता है, लेकिन उसका नाम हुदहुद था। तो पहले से क्लियर रहता है कि इसका नाम क्या होगा। तो ये अपने नाम सुझाए गए, इनका क्रम बना दिया गया, नाम होने का फायदा क्या है, इजीली रिमेम्बरेबल होगा, बहुत आसानी से लोग समझ जाएंगे, याद रहेगा, और लोकल लैंग्वेज में यानी लोकल पीपल्स को आसानी से बताने में मदद मिलेगी। तो भाई सूर्य आया, तितली आई, तितली तूफान आया, नरगिस तूफान आया, तो ये तूफान के नाम याद रखने के दृष्टिकोण से नामों को रखा गया। अब प्रश्न है कि नामों के संबंध में यहाँ पर मैं अभी जो आपको वीडियो से शेयर करता हूँ, ये इन नामों के संबंध में वर्तमान में भारत विश्व में 5 मौसमी चक्रवाती क्षेत्रीय संस्थाएं कार्यरत हैं। वो 5 क्षेत्रीय संस्थाएं कौन से हैं, तो ये अलग अलग रीजन विश्व के, जैसे टाइफून कमिटी, यहाँ आप देख लो टाइफून कमिटी, तो टाइफून अभी मैं आपको बताऊंगा जो उधर जापान साइड में आने वाले तूफान है, तो उधर के साइड्स के दृष्टिकोण से ये कमिटी बनाई गई है। ट्रॉपिकल साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो भारत से इधर क्षेत्र में आते हैं उनका एक पैनल बनाया गया है। इसी तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन 2 अलग अलग क्रम में, ट्रॉपिकल साइक्लोन पार्ट 1 रीजनल एसोसिएशन, जैसे भारत साइड रीजनल एसोसिएशन अलग है, इसी तरह रीजनल एसोसिएशन हरिकेन जो अमेरिका साइड में आता है, फिर रीजनल एसोसिएशन, तो इस तरह के ये 5 रीजनल एसोसिएशंस हैं जो कार्य करते हैं मौसमी चक्रवातों का अध्ययन करना और उनके संबंध में नोमेनक्लेचर करना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? यस सर। ठीक है, और कुछ कृति कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे क्या? सर यही इसी में आवाज से बीच में कट गई थी सर, अब जब ये नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे ना सर तभी नहीं समझ में आया था सर। आ गया, ज्यादा पेन आप लोग ना लिया करें, मैं वीडियो डबल रिकॉर्ड करता हूँ, तो जूम रिकॉर्डिंग हो ही रही है, इसके अलावा जो है हम एक मोबाइल से अलग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो डबल रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैं शाम को स्पेशल वीडियोस भी डाल देता हूँ और शाम को क्लास वीडियोस भी सब चली जाती हैं आपको, तो क्लास की वीडियोस और स्पेशल वीडियोस, तो सारी वीडियोस आपको मिल जाती है, आप लोग वीडियो देखते चलिए और उसको प्रॉब्लम होना समझ, ठीक है? यस सर। कुछ और भी अब साइक्लोन्स पे चर्चा कर ले, थोड़ा सा समय है हमारे पास, कुछ जो साइक्लोन्स आए हैं उन साइक्लोन्स पे चर्चा करें, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा और हमें हमारे पास थोड़ा अभी रिसेंट में वो था ना सर चक्रवात, सर नाम था ना सर उसका, सर अभी जो साइक्लोन आया था इधर साउथ साइड इधर सर हिट किया था। हाँ सर अम्फन हाँ सब पर पढ़ाना है, लेकिन वही मैं देख रहा हूँ कि घड़ी के समय कम हो रहे हैं। सर 2 हिट किए थे सर, एक अम्फन किया था सर, एक और नाम है सर याद नहीं आ रहा मुझे, 2 भी रिसेंट हिट किए थे। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने सब अरे हाँ सर आप अरे सर न्यूज पढ़ लेते हैं सर, इसीलिए ये बड़े तूफान हैं जो आए हैं, सब जैसे बुक बना के बैठा हूँ, सबको क्या पढ़ाना है क्या बताना है सब रखा है बना के, इसका टाइप मैटर नहीं हो पाया तो टाइप करूंगा, टाइप करवाऊंगा अगले सप्ताह तक, बढ़िया, तब ये मैटर आपको मिलेगा, ठीक है, चिंता ना हो। ऑलराइट, यस सर। तो टाइप पे अब वीडियो स्टार्ट करूंगा तो 20 मिनट में, चलिए लगा लेते हैं, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइप वो इधर तरफ एग्जांपल्स ऑफ साइक्लोन्स पर मिल जाएगा, ठीक है, तैयार हो जाइए।
महासागर के क्षेत्र में आते हैं, आज उस पर चर्चा करूंगा कि कुछ उनके उदाहरण जो इधर हिंद महासागर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चक्रवात है, क्योंकि ये जान लीजिए कि चक्रवातों से प्रश्न सबसे ज्यादा आता है और उनमें भी जो सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जामिनेशन यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है वो हिंद महासागर में आए चक्रवातों पर होता है। अब ये जान लीजिए हर साल लगभग 2 से 4-5 महत्वपूर्ण चक्रवात हिंद महासागर में जरूर। मात्र इसलिए कहूंगा कि विश्व भर की दृष्टिकोण से देखो तो लगभग 100, 150, 200 ऐसे चक्रवात विश्व भर में आते हैं। हरिकेन, टोर्नेडो, तूफान, टाइफून, साइक्लोन, चक्रवात को देखने के इस क्रम में 250 चक्रवात विश्व भर में साइक्लोन्स आते रहते हैं। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण वो चक्रवात होते हैं जो विश्व में सबसे ज्यादा तबाही वाले या बड़े तेज गति से आए हैं, बहुत स्पीड में, यानी कैटेगरी जिनकी ज्यादा रही है, और विशेष रूप से भारत को प्रभावित करने वाले जो चक्रवात है। तो हिंद महासागर में उपजे जो अब तक के महत्वपूर्ण चक्रवात हैं, आज उनका पूरी एक सारणियन मैं अध्ययन करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा 1999 में आए उड़ीसा साइक्लोन, जिसे साइक्लोन 05D और पारादीप साइक्लोन भी नाम दिया जाता है। तो 1999 में उड़ीसा साइक्लोन, तो पहला जो साइक्लोन चर्चा का विषय है वो उड़ीसा साइक्लोन। उड़ीसा साइक्लोन दैट इज ये अब तक का भीषणतम साइक्लोन माना है। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन दैट अराइजेस इन इंडियन ओशन, और ये हिंद महासागर में 25 अक्टूबर 1999 को उपजा था। इसकी रफ्तार 260 किलोमीटर मानी गई। ध्यान रखिएगा, इसी क्रम में अभी लेटेस्ट जो तूफान आया है अम्फान, वो भी 260 किलोमीटर, 250 से 260 किलोमीटर के आसपास की गति रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इसने ज्यादा क्षति पहुंचाई थी, इसलिए इसे ऊपर रखा गया है। इसमें लगभग 10,000 लोगों को मृत्यु हुई थी। जाहिर सी बात है, यह वह समय हुआ करता था जब इंडिकेशन बहुत कम, आज से आप समझ रहे 21-22 साल पहले ये तूफान आया था, और 22 साल पहले सैटेलाइट्स का उतना ज्यादा प्रयोग नहीं था, क्योंकि भारत में ही ये मान लीजिए कि 2004 में नामकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, और सैटेलाइट्स वगैरह का उतना प्रभावी वर्क नहीं था उस समय, इंटरनेट का भी उतना उपयोग कम हुआ करता था। बहुतायत लोग जानकारी के अभाव में साइक्लोन्स से प्रभावित हो जाते थे। अंतरराष्ट्रीय संगठन SSHS क्या है, मैंने आपको बताया था, सैफिर सिम्पसन हरिकेन स्केल SSHS के अनुसार इस चक्रवात को श्रेणी 5 का रखा गया था। इसी बात है 250 के ऊपर, 252 के ऊपर के चक्रवातों को श्रेणी 5 के अंतर्गत रखा जाता है। 1999 के बाद अम्फान चक्रवात जो इस वर्ष आया 2020 में, वो भी श्रेणी 5 का रखा गया। मैं उसके विषय में भी आपको लेटर आगे बताऊंगा, लेकिन इस क्रम में सीक्वेंस के अनुसार बात करूं तो अगला जो भयंकर तूफान आया हिंद महासागर में वो था फेलिन। तो चलिए अगला चर्चा करते हैं फेलिन। अब नाम पर आपको मैंने नोमेनक्लेचर के विषय में बताया था, पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि नोमेनक्लेचर का जो नामकरण की प्रक्रिया है फेलिन और उड़ीसा साइक्लोन, ये एक्चुअली देशों के द्वारा सुझाया गया पहले से ही है। तो यहाँ पर ये जो फेलिन है ये थाईलैंड द्वारा सुझाया गया नाम है। अब तक में हिंद महासागर में ये दूसरा तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो दूसरा और तीसरा में क्रम में रखा जाएगा, क्योंकि दूसरा तो अभी अम्फान हो गया है, इसे हम तीसरा मान सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा भीषणतम तूफान है जो 4 अक्टूबर 2013 को थाईलैंड की खाड़ी में उपजकर अंडमान सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में भयंकर उत्पात मचाते हुए थमा था। इसका नामकरण जो है वो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। इसके प्रमुख क्षेत्र प्रभावित थे वो थाईलैंड, म्यांमार और भारत। प्रमुख प्रभावित जो भारतीय राज्य थे वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से झारखंड। इसकी रफ्तार 215 से 260 किलोमीटर आंकी गई थी। इस चक्रवात को भी श्रेणी 5 के अंतर्गत रखा गया था। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण तूफान है वो नीलोफर है। नीलोफर के विषय में भी बहुत यहाँ पर प्रश्न पूछा गया एग्जामिनेशन में। नीलोफर की गिनती 2014 के ही तूफानों में की जाती है। 25 अक्टूबर 2014 को अरब सागर में उपजा
नीलोफर चक्रवात भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में विद्यमान रहा। यह तूफान 25 से 31 अक्टूबर तक रहा। वायु की गति 185 किलोमीटर से 215 किलोमीटर मापी गई। अब आप समझ सकते हैं 185 से 215 यानी चौथी श्रेणी के अंतर्गत इसे रखा जाएगा। नीलोफर से भारत के दो प्रमुख राज्य राजस्थान और गुजरात प्रभावित रहे। नीलोफर का तात्पर्य क्या है? डीप वाटर नदी, और इस नाम को इस बार पाकिस्तान ने सुझाया था। इस तूफान से कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची, क्योंकि अब जाहिर सी बात है तूफानों से ज्यादा क्षति नहीं पहुंचती है, क्योंकि नामकरण क्योंकि सैटेलाइट्स के द्वारा पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे गए प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो चौथा तूफान था, इसका नाम है हुदहुद। हुदहुद वास्तव में इस नाम की बात करें तो ये हुदहुद शब्द ओमान द्वारा सुझाया गया, जो कि एक तीतर परिवार के पक्षी का नाम होता है। और हुदहुद वास्तव में एक चिड़िया का नाम होता है, और इस हुदहुद को का वर्णन कुरान में किया गया है। कुरान में यह बताया गया है कि सुलेमान की कहानी है जिसमें हुदहुद एक पक्षी प्रकट होती है जो सुलेमान को विश्व को बचाने का रास्ता दिखाती है। तो इस प्रकार से ये एपिकल वर्ड हो जाती है। जैसे हमारे हिंदू समाज में रामायण में गरुड़, और रामायण में जो काकभूषण जी हैं, गरुड़ हैं, ये एपिकल वर्ड है। और इसके अलावा और नाम याद नहीं आ रहा है, जब लोग जा रहे थे समुद्र पार कर रहे थे तो जटायु महाराज जो उनका है, तो वो भी एपिकल वर्ड है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये एपिकल वर्ड है जो कि कहा जाए कुरान में वर्णित है। तो हुदहुद की इसी नाम से जो है तूफान का नाम रखा गया। इसकी गति 185 से 215 किलोमीटर थी, यानी चौथे रेंज का कैटेगरी 4 का तूफान था। और इसने विशेष रूप से अंडमान निकोबार समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित किया। हुदहुद काफी ज्यादा कहा जाए तो प्रभावित करने वाला था। 2014 में कोचीन के क्षेत्र में भी, इसके इलाहाबाद तक भी इसका बड़ा प्रभाव था। काफी पेड़ वगैरह गिर गए थे और काफी सड़कें इसने उस समय नुकसान पहुंचाया था, सड़कें वगैरह सब बंद हो गई थी। इसके बाद चलिए 5वें तूफान में चलते हैं जिसका नाम वर्दा है। वर्दा 6 दिसंबर सन 2016 उत्तर हिंद महासागर में उपजा वर्दा नामक तूफान ने काफी उत्पाद मचाया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित दक्षिण भारत के कई राज्य से प्रभावित रहे। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया भी इससे अप्रभावित राष्ट्र है। 3 दिसंबर को मलय पेनिनसुला में निम्न दाब वायुदाब के उत्पन्न होने से 6 दिसंबर को यह तूफान हिंद महासागर में उपजा, जो 13 दिसंबर सन 2016 तक भारतीय राज्यों को प्रभावित करता रहा। इस तूफान की गति मात्र 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 11 दिसंबर सन 2016 को इस तूफान ने चेन्नई के निकट भारी भूस्खलन किया, जिसकी वजह से इसे विशेष रूप से पहचाना गया है। विशेष रूप से ये कहा जाए कि इसको महत्व दिया गया। वर्धा नाम को पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया था, जिसका तात्पर्य होता है रेड रोज, लाल कहा जाए तो गुलाब। तो ये मैंने आपको ये 5 तूफान 2016 में ये तूफान आया था। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट तूफान है उसकी बात मैं करूंगा। छठा 2017 में आया तूफान जिसे हम कहते हैं ओखी तूफान। 2017 में ओखी आया था कि इसने विशेष रूप से श्रीलंका, इंडिया और मालदीव को प्रभावित किया। 2015 में आए मेघ तूफान के बाद अरेबियन सी यानी अरब सागर में उत्पन्न दूसरा खतरनाक साइक्लोन है। ये कैटेगरी 3 के अंतर्गत रखा गया, जिसमें 155 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति रखी गई। 29 नवंबर सन 2017 को बंगाल की खाड़ी में उपजकर यह तूफान श्रीलंका, भारत और मालदीव में भयंकर तबाही मचाता है और 6 दिसंबर सन 2017 को अरब सागर में इसने 318 लोगों की जान गई। आप समझ सकते हैं 318 लोग काफी बड़े पैमाने पे आज के समय में, यानी जब विकसित अवस्था में हम हैं, तब अगर इतने लोग मरे तो समझ सकते हैं कितना भयंकर उत्पात मचाया था। इसके बाद 2018 के तूफान की चर्चा करेंगे। मेकुनु नाम का
क्योंकि यहाँ पे कई तूफान आए हैं 18 में, लेकिन हम बस जो सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला और कैटेगरी के अनुसार देखा है उस कैटेगरी का, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेकुनु की बात करेंगे। मेकुनु 21 मई सन 2018 को अरब सागर में कहा जाए अदन की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ एडन से बसता है। मेकुनु नामक तूफान यमन, ओमान और सऊदी अरेबिया में भारी तबाही मचाता है। इसका प्रभाव 27 मई तक देखा गया। 175 से 185 किलोमीटर की गति इसकी रिकॉर्ड की गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर ये तूफान रहा होगा। 185 किलोमीटर की गति और कुल इसने 31 लोगों की मौत करी। एक प्रकार से 31 लोग जान गंवा बैठे और $1.5 बिलियन का नुकसान देखने को मिला। इस तूफान के बाद हम 8 नंबर पे आते हैं। 8वां तूफान जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है कयार। कयार 2019 में आया भयंकर तूफान में से एक था। कयार 24 अक्टूबर 2019 में अरब सागर में उगता है और इस तूफान ने पश्चिमी भारत, ओमान, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सकोत्रा व सोमालिया में भारी उत्पात मचाया, यानी अरब के देशों में भारी उत्पात मचाया और 3 नवंबर 2019 को सोमालिया व सकोत्रा के करीब आकर अरब सागर में यानी समा गया। तूफान की गति 240 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, यानी एक बार फिर चतुर्थ श्रेणी का तूफान कई वर्षों बाद आता है, कैटेगरी 4 का तूफान। सन 2007 में इससे पूर्व गोनू नामक तूफान ने अरब सागर में उठा था, जो कि सबसे खतरनाक तूफान कहा जाए अरब सागर का माना गया था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन था। उसके बाद ये दूसरा सबसे ज्यादा खतरनाक यानी स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन माना। महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि इस तूफान से कोई हताहत नहीं हुई। सबसे अच्छी बात, किसी की मृत्यु नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई, प्रमुख रूप से सागर में ही केंद्रित था। तो इसमें समुद्र में ही हवाएं चलती हैं, टाइड्स आते रहे और समुद्र में ये घूमता रहा। तो इस प्रकार से ये तूफान आया, लेकिन इस तूफान ने कहा जाए तो भारी नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से ये तूफान काफी लोगों को सुरक्षित रखा। अब चर्चा करते हैं सबसे महत्वपूर्ण वेरी लेटेस्ट 2020 का तूफान, और वो है अम्फान। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ष आया है और तूफान का टाइम यही रहता है, यानी पीरियड मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास का। और एक तूफान अभी यहाँ आया है, तो जाहिर सी बात है अगर आना हो तो एक तूफान और आएगा इस पीरियड में। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि संभावित नवंबर या दिसंबर तक के तूफानों के दृष्टिकोण से 2020 के तूफान में अम्फान तूफान बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्फान तूफान के एक वर्ड को याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से होगा। अम्फान जो है 1999 की उड़ीसा साइक्लोन के पश्चात बंगाल की खाड़ी में उपजा पहला सुपर साइक्लोनिक तूफान माना जाए। यानी ये कह सकते हैं कि उड़ीसा साइक्लोन के बाद, जो 1999 में उड़ीसा साइक्लोन था, उसके बाद 2020 यानी 22 साल बाद उससे या उतना ही भयंकर तूफान फिर से देखने को मिला, जिसकी उत्पत्ति 16 मई सन 2020 में बंगाल की खाड़ी में हुई, जिसने 21 मई 2020 तक भारत की वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान में भारी तबाही मचाई। इसकी औसत गति 240 से 260 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। 260 किलोमीटर में उड़ीसा भी आता है, 260 किलोमीटर में अम्फान भी आता है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये लेटेस्ट अभी इसी वर्ष का आया हुआ तूफान है। इस प्रकार यह कैटेगरी 5 के अंतर्गत रखा गया, जो कि सैफिर-सिम्पसन हरिकेन स्केल के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है। इसमें कुल 128 लोगों की मृत्यु। अब आप समझ सकते हैं आज के इस आधुनिक दौर में भी तूफानों में 128 लोगों की मृत्यु कर दी। बर्बादी के दृष्टिकोण से $13.6 बिलियन का नुकसान। यह तूफान सन 2007 में बंगाल की खाड़ी में
में उपजे व गंगा डेल्टा में भयंकर तबाही मचाने वाले तूफान SIDR के पश्चात आया इस द्वयार्ध में दूसरा भयंकर तूफान भी कहा जा सकता है। कुल मिलाकर अम्फान तूफान इज वेरी इंपॉर्टेंट। 207 किलोमीटर की रफ्तार, कहाँ उपजा, किस क्षेत्र को प्रभावित करा, बंगाल को प्रभावित करा, उड़ीसा को प्रभावित करा, आंध्र प्रदेश को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को प्रभावित करा। किन देशों को? तो भारत, श्रीलंका को प्रभावित करता है, भूटान को प्रभावित करता है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना नुकसान करता है? 13.6 बिलियन का नुकसान करता है। तो इस प्रकार से मैंने भी आपको यहाँ पर तूफानों के विषय में एक विस्तृत जानकारी स्क्रीन पे आ जाइए। तो मैंने कोशिश किया जितना जल्दी हो सकता था, टाइम के अंतर्गत मैंने आपको 9 तूफान पढ़ा दिए, ठीक है। अभी कुछ तो मैंने आज सुबह अभी बस क्लास से पहले ही नोट किया था, तो वो मैंने व्हाट्सएप पर भी खींच लिया है, उसको मैं अभी इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट और काम उसमें करवाना होगा, तो देखूंगा टाइप हो जाएगा तो वो भेज दूंगा। नहीं, बाकी नोट्स मैं आपको भेज देता हूँ और कुछ चीजें अभी बात करते हैं, ठीक है, टाइप होने के बाद। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर कल मिलेंगे नए क्लास में, कल नहीं थर्सडे को मिलेंगे, ठीक है। थर्सडे को हमारी क्लास रहेगी, थर्सडे को अपने टाइम पर। क्लियर? किसी को कोई प्रश्न बता दें, कुछ पूछना है क्या इस पर? ओके सर, ठीक है, याद कर ये सबसे ज्यादा मुश्किल रहेगा टेस्ट में बताने के लिए, तो जब भी यहाँ कॉम्पिटिशन, यस सर, ठीक है, यस सर, कौन ये देखा जाएगा। ओके ओके सर। तब सर पीडीएफ भेज दीजिएगा, पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। भेज देता हूँ। अंशु आवाज आ रही है? अंशु आवाज आ रही है? अंशु तो है काफी क्लियर करते हैं। आज क्लास एंड कर रहा हूँ, बहुत देर हो गई है, लंच का टाइम हो गया, अगली क्लास शुरू हो जाएगी 4 बजे से। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर, More happy Independence Day to you all. Okay. ओके सेम टू यू सर।